गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एक ट्यूटोरियल्स में पुनः एक बार स्वागत है। आज जो है अब हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है 1878 ईस्वी बर्लिन कांग्रेस। बर्लिन कांग्रेस हमारा जो प्रकरण है, आइए हम लोग स्टडी करते हैं। तुर्की साम्राज्य की समस्या को सुलझाने हेतु ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मांग की। जो तुर्की साम्राज्य था उसकी समस्या को सुलझाने हेतु ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की की मांग की। यूरोपीय जनमत भी इसके पक्ष में था। अतः बाध्य होकर रूस को ब्रिटेन का प्रस्ताव क्या करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। अतः सन स्टीफानो की संधि को रद्द करने और एक नई संधि की व्यवस्था हेतु 10 जून 1878 ईस्वी को बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की क्या की गई, व्यवस्था की गई। निष्पक्ष दलाल के रूप में, मीडिएटर के रूप में बिस्मार्क ने इस सम्मेलन को के सभापति का आसन ग्रहण किया। यूरोपीय इतिहास में यही सम्मेलन जो है बर्लिन कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। कह रहा है कि जब तुर्की अम्पायर का जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया ने किसका मांग किया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मांग की। और यूरोप के जो लोग थे, जनमत, यूरोपीय जनमत भी, यूरोप जनमत लोगों का जो मत था, रेफरेंडम, यूरोपीय जनमत, लोगों से जो वोटिंग कराया जाता है कोई भी टॉपिक पर, उसको रेफरेंडम कहा जाता है। कि आपको क्या पसंद है, पक्ष और विपक्ष जानने के लिए कि कितने लोग। तो यूरोपीय जनमत भी, यूरोप के लोगों का मत विचार भी उनके पक्ष में था। मैंने सब कोई चाह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो जिससे कि तुर्की साम्राज्य की समस्या को क्या किया जाए, सुलझाया जा सके। अतः बाध्य होकर रूस को ब्रिटेन का प्रस्ताव क्या करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। अतः सन स्टीफानो की संधि को रद्द करने की और एक नई संधि की व्यवस्था हेतु 10 जून 1878 ईस्वी को बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की क्या की गई, व्यवस्था की गई। निष्पक्ष दलाल के रूप में बिस्मार्क ने इस सम्मेलन के सभापति का आसन ग्रहण किया। यूरोपीय इतिहास में यही सम्मेलन बर्लिन कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। बर्लिन सम्मेलन ने पूर्वी समस्या के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की। नंबर 1, रूस को वेसराबिया का प्रदेश और ओमोनिया का कुछ हिस्सा मिला। रोमानिया को दोबुर्जा का प्रदेश दिया गया और साथ ही उसकी स्वतंत्रता भी स्वीकार कर ली गई। नंबर 3, ऑस्ट्रिया को बोस्निया तथा हर्जेगोविना का प्रदेश प्राप्त हुआ तथा सर्बिया और मोंटेनेग्रो के बीच स्थित संजक के नोवी बाजार नामक स्थान में उसे सेना रखने का भी अधिकार मिला। साइप्रस ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया। सर्बिया और मोंटेनेग्रो की स्वाधीनता मान ली गई। बुल्गारिया को भी स्वतंत्र राज्य मान लिया गया, लेकिन उसकी राज्य सीमा डैन्यूब नदी तथा बाल्कन पर्वतमाला के मध्यवर्ती प्रदेश तक सीमित कर दिया गया। पूर्वी रोमानिया को प्रदेश तुर्की सुल्तान के अधीन कर दिया गया, परंतु उसके शासन हेतु एक ईसाई गवर्नर की व्यवस्था की गई। मैसिडोनिया का प्रदेश तुर्की के अधीन रखा गया। बर्लिन सम्मेलन में फ्रांस ने ट्यूनिस, इटली ने अल्बानिया तथा ट्रिपोली और यूनान के क्रीट, वेसली तथा मैसिडोनिया पर दावा किया था। जर्मनी ने किसी प्रदेश पर दावा नहीं किया था, फिर भी बाद में वह इस सम्मेलन से लाभान्वित हुआ। तो ये अलग अलग किस तरह से बंटवारा किया गया बर्लिन सम्मेलन में, जो पूर्वी जो समस्या था उसके समाधान की व्यवस्था की गई। इस तरह विश्व राजनीति के आधुनिक इतिहास में बर्लिन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। वस्तुतः बर्लिन कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य
जो था वो बाल्कन क्षेत्र में रूस के बढ़ते प्रभाव को क्या था, रोकना था, और पूर्वी समस्या का संतोषजनक सेटिस्फैक्टरी जो सॉल्यूशन है करके तुर्की साम्राज्य की रक्षा भी करना था, तथा बाल्कन क्षेत्र में रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के हितों में संतुलन स्थापित करना था। इस प्रकार निकट पूर्व की जटिल समस्या को सुलझाने हेतु ही बर्लिन कांग्रेस क्या किया गया था, बुलाया गया था। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक क्या हुआ, समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।